साल 1191 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम शासन कायम किया। हिंदुओं का एकता ना होना मोहम्मद गोरी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। और कैसे मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सल्तनत सौंपी और कैसे इस भारत में मुस्लिम शासन कायम हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 और 12 सेंचुरी में, जब दिल्ली में तोमर राजपूतों का शासन हुआ करता था। इसके बाद 1180 में तोमर राजपूतों को चौहान वंश के राजपूतों ने हरा दिया और दिल्ली पर अपना शासन कायम कर लिया। इसके बीच 1175 में गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी भारत आया, जिसका मकसद था अपनी सल्तनत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और आखिर में अपनी हुकूमत कायम करना। मोहम्मद गोरी का यह भारत अभियान 1175 में शुरू होता है। 1175 से लेकर 1194 तक उसने भारत में कई हमले किए। उसमें मुल्तान, लाहौर, पेशावर और सिंध जैसे राज्यों को जीतकर भारत के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी अपनी इस विजय में आगे बढ़ रहा था और भारत में उसका साम्राज्य फैलता जा रहा था। तब आगे चलकर उसका सामना दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हुआ। गोरी को अपने इस अभियान में सबसे बड़ी टक्कर पृथ्वीराज चौहान से मिली। 1191 में ताइरान के मैदान में पृथ्वीराज और गोरी की सेना आमने सामने थी। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी की हार हुई और मोहम्मद गोरी मरते मरते बचा और वो बड़ी मुश्किल से गजनी वापस पहुंच गया। मोहम्मद गोरी को अपनी हार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। गजनी वापस पहुंचने के बाद उसने जंग के लिए फिर से तैयारी और 1192 में ताइरान के उसी मैदान में एक बार फिर से पृथ्वीराज और गोरी की सेना आमने सामने थी। इस युद्ध को ताइरान की दूसरी लड़ाई के नाम से याद किया जाता है। वैसे तो मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज से कम थी, लेकिन इस बार वो दुगनी तैयारी के साथ आए थे। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ताइरान की ये दूसरी लड़ाई भारत के इतिहास से इम्पोर्टेंस रखती है, या यूँ कहें कि ये लड़ाई भारत के इतिहास का नया मोड़ था। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत के बाद पहली बार भारत में मुस्लिम शासन लागू हुआ और मोहम्मद गोरी ही वही सुल्तान हैं जिनको भारत में मुस्लिम शासन लागू करने का क्रेडिट दिया जाता है। गोरी से पहले भी भारत में मुस्लिम इन्वेडर्स आ चुके थे, लेकिन वो भारत में मुस्लिम राज कामयाब नहीं कर पाए। मोहम्मद गोरी भारत में परमानेंट सेटलमेंट बनाने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद से भारत में हिंदू राज्यों का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। भारत के हिंदू राज का एकता ना होना मोहम्मद गोरी की कामयाबी का एक बड़ा राज था। मोहम्मद गोरी की इन सक्सेसफुल हमलों ने और भी विदेशी हमलावरों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए, या यूं कहें कि मोहम्मद गोरी की कामयाबी ने और भी तुर्की इन्वेडर्स भारत की तरफ अट्रैक्ट किए। गोरी द्वारा भारत में लागू किए गए ये मुस्लिम शासन आगे चलकर कई सेंचुरी तक इंडिया सब कॉन्टिनेंटल पर कायम रहे। मोहम्मद गोरी का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपने सबसे वफादार गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंपी और वो खुद गजनी वापस लौट गया। मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। कुतुबुद्दीन अपनी डेथ तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में दिल्ली पर राज करते रहे। कुतुबुद्दीन ने भारत में पहली मुस्लिम डायनेस्टी की स्थापना की, जिसे स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश कहा जाता है, और यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन को भारत में पहली डायनेस्टी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी माना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत भारत में 326 सालों तक कायम रही और इसमें आगे चलकर 5 वंश हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 डायनेस्टी को मिलाकर ही दिल्ली सल्तनत बनती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन चुकी थी जिसका कंट्रोल इंडिया सब कॉन्टिनेंटल के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैल चुका था। कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। इसे गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश में हुए 3 बड़े सुल्तान अपनी जिंदगी की शुरुआत के दौर में गुलाम रह चुके थे। इस वंश का पहला शासन कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इस वंश के दूसरे बड़े शासन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के गुलाम थे। इस वंश के तीसरे बड़े शासक बलबन इल्तुतमिश के गुलाम थे, इसलिए ये राजवंश गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश के सभी शासक तुर्क थे। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम वंश के संस्था कुतुबुद्दीन की। कुतुबुद्दीन का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था, लेकिन वो बचपन में ही अपने फैमिली से बिछड़ गए और उन्हें गुलाम के रूप में बाजार में बेच दिया गया। कुतुबुद्दीन बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। एक बार उन्हें गुलाम के रूप में बेचने के लिए गजनी ले गए। वहाँ मोहम्मद गोरी ने उन्हें खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ने अपने काम से गोरी को काफ़ी खुश किया और वो धीरे धीरे मोहम्मद गोरी का सबसे खास और वफादार दास बन गया। वो अपनी काबिलियत के दम पर धीरे धीरे एक पद से दूसरे पद पर जा पहुँचे।
और ऐसे ही करते करते वो दिल्ली की गद्दी तक जा पहुंचे और दिल्ली के सुल्तान बन गए। कुतुबुद्दीन को भारत में 2 इमारतें बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। कुतुब की बनवाई पहली इमारत है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और दूसरी इमारत है कुतुब मीनार। ये दोनों इमारतें दिल्ली के महरौली में मौजूद है। 1210 में कुतुबुद्दीन की दैत के बाद कुतुब के बेटे आरम शाह सुल्तान घोषित किए गए, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए। वो 1 साल बाद ही कुतुबुद्दीन गुलाम रह चुके इल्तुतमिश ने युद्ध में पीछे छोड़ दिया और इस तरह 1211 सेंचुरी में इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान बन गए। इल्तुतमिश का बर्थ तुर्की के इलबारी कबीले में हुआ था। इल्तुतमिश बचपन से ही काफी हैंडसम और इंटेलिजेंट थे। इसी वजह से उनके फादर उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इस बात से इल्तुतमिश के भाइयों को चिढ़न होने लगी और एक दिन वे लोग घर से बहका कर ले गए और घोड़े के सौदागरों को बेच दिया। इसके बाद इल्तुतमिश को कई बार बेचा गया और यही करते करते वो दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में उन्हें आखिरी बार कुतुबुद्दीन ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन के अभियानों और लड़ाइयों में इल्तुतमिश भी अब उनके साथ जाने लगे। कुतुब के अभियानों में इल्तुतमिश ने गजब का परफॉर्मेंस दिखाया। इससे खुश होकर कुतुब ने उसे गुलामी से मुक्त कर दिया और उसे अपने खास आदमियों में शुमार कर लिया। इसके बाद इल्तुतमिश को सल्तनत में ऊंचे पद पर जाने लगा। यहाँ तक कि कुतुब ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ ही की और उन्हें बदायूं का गवर्नर बना दिया गया। इस तरह से एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुँचते पहुँचते इल्तुतमिश गुलाम से सुल्तान बन गए। गुलाम वंश का तीसरे और आखिरी सुल्तान थे गियासुद्दीन बलबन। बलबन का जन्म इल्तुतमिश की तरह तुर्की के एक इलबारी कबीले में हुआ था। बचपन में ही बलबन को मंगोली ने पकड़ लिया और वो उसे गजनी ले गए, जहां उसे एक चीन के आदमी ख्वाजा जलालुद्दीन को बेच दिया। ख्वाजा बलबन की कारनामों से काफी अट्रैक्ट हुए और उन्हें बलबन को पढ़ाकर काबिल और इंटेलिजेंट बना दिया। इसके बाद उसे वो दिल्ली ले गए, जहां सन 1230 में इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। बलबन अपने काम से सुल्तान और सल्तनत के लोगों के विश्वास को जीतकर एक पद से दूसरे पद पर जा पहुंचे और आखिरकार खुद दिल्ली के सुल्तान बन गए। 1266 से लेकर 1287 तक 21 साल हुकूमत की। बलबन की दैत के बाद उनके पोते कीकूबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उन्होंने खिलजी वंश के एक अफगानी सैनिक को जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बना लिया। जलालुद्दीन ने केकूबाद की दैत करवा दी और खुद सुल्तान बन गए। इस तरह गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। जब जलालुद्दीन दिल्ली के सुल्तान बने तब उनकी उम्र 70 साल थी, इसलिए वो सिर्फ 6 साल तक ही शासन कर पाए और उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की दैत करवा दी और खुद सुल्तान बन गए। दिल्ली सल्तनत में पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने ये विचार दिया कि शासन जनता के मुताबिक होना चाहिए और क्योंकि भारत में हिंदू आबादी ज़्यादा है इसलिए भारत को इस्लामिक राज्य बनाना ठीक नहीं है। जलालुद्दीन ने बलबन द्वारा बनाए गए नियमों को हटा दिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नियमों को फिर से लागू किया। अलाउद्दीन के शासन काल में दिल्ली सल्तनत के उत्तर भारत को पार करके दूर दूर फैल चुकी थी। 1316 में अलाउद्दीन की दैत हो गई और उनकी दैत के बाद 1-2 साल में ही खिलजी वंश बिखर गई और उसका अंत हो गया और इस तरह दिल्ली में एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसे तुगलक वंश कहा जाता है। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1413 तक राज किया। इस वंश का पहले शासक गियासुद्दीन तुगलक थे। वो बुनियादी रूप से तुर्किक भारतीय थे, यानी उनके फादर तुर्किस्तान से थे और उनकी मदर हिंदू थी। गियासुद्दीन ने 5 साल तक दिल्ली पर राज किया। उसने दिल्ली के पास एक नया शहर बसाया जिसे तुगलकाबाद कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि गियासुद्दीन के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फादर की दैत करा दी और दिल्ली को हथिया लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 सालों तक दिल्ली पर राज किया। मोहम्मद बिन तुगलक की दैत 1351 में हुई। उसका उत्तराधिकार उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बना, जो कि तुगलक वंश का आखिरी बड़ा सुल्तान था। फिरोज शाह की दैत के बाद उसका वंश खत्म हो गया। ये वो दौर था जब दिल्ली पर राज करने की पकड़ काफी कमजोर हो चुकी थी। इस मौके का फायदा उठाया समरकंद के तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर हमला बोल दिया। तैमूर के हमले ने दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया। तैमूर की भारत पर राज करने की ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए उसने दिल्ली को जमकर लूटा और 5 दिन तक उसकी सेना ने भयंकर हाल किया। इस तरह दिल्ली में लूटपाट और मारकाट करने के बाद वो समरकंद वापस लौट गया। इसके बाद तुगलक वंश का अंत हुआ और दिल्ली में एक नया राजवंश आया जिसे सैयद वंश कहा जाता है। सैयद वंश के सुल्तान भी तुर्किक थे। ये एक बेहद छोटी डायनेस्टी थी जिसका शासनकाल सिर्फ 30-32 सालों में ही खत्म हो गया।
सैयद वंश के शासनकाल के बारे में बेहद कम ऐतिहासिक कारनामे थे। 1451 में ये वंश भी खत्म हो गया। इसके बाद शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत के 5वें और आखिरी वंश की, जिसे लोधी वंश कहा जाता है। लोधी वंश के सुल्तान अफगानी थे। लोधी वंश की नींव बहलोल खान लोधी ने 1551 में डाली थी। वो लोधी वंश के पहले सुल्तान बने जिसने दिल्ली पर राज किया। उसकी डेथ के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी 1570 में दिल्ली के सुल्तान बने। इब्राहिम लोधी दिल्ली सुल्तान के आखिरी सुल्तान साबित। 1526 में उज़्बेकिस्तान से आए हमलावर बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी की डेथ कर दी। इब्राहिम लोधी की डेथ के साथ ही भारत में 300 सालों तक कायम रहने वाले दिल्ली सुल्तान का अंत हो गया और एक नए एम्पायर की शुरुआत हुई जिसे मुगल एम्पायर कहा जाता है, जिनमें औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और अकबर जैसे लोग थे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।